नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे इस अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पे आर्टिकुलेट, जिसमें हम भारतीय इतिहास के कहानी को, पूरे दास्तां को एक साधारण भाषा में कहानी के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ उन विदेशी ताकतों का या उन यूरोपीय ताकतों का जो कि भारत तो आए थे व्यापार करने, लेकिन वो राजपाट में लग गए। यानी व्यापारी से राजशाही तक आने के सफ़र को जानेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे ये यूरोपियन, ये पुर्तगाल से आने वाले वास्को डिगामा भारत तक पहुँचे। अब हम जानेंगे कि भारत पहुँचने के बाद वो क्या क्या किए और पूरे दास्तां को। तो चलिए समझते हैं। तो कहानी कुछ यूँ हुआ कि वास्को डिगामा जब 1498 में, मई के महीने में 1498 में भारत आया, तो उस वक्त वास्को डिगामा अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती व्यापारी के सहारे से भारत पहुंचा था और भारत के कालीकट में वो रुका। तो जब कालीकट पे रुकता है तो उस वक्त कालीकट के राजा हुआ करते थे जमोरीन, जो कि एक हिंदू राजा था, लेकिन था बहुत लालची बंदा। वो सोचा कि ये पुर्तगाली आए हैं तो कुछ पैसा वैसा लाएंगे। जैसे होता है घर में मामा जी आते हैं तो हम लोग उम्मीद कर बैठते हैं कि मामा जी आए हैं तो कुछ पैसा लाएंगे, कुछ पैसा देंगे हमें। ठीक है, दे देते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो जाने के टाइम हम लोग पैर भी नहीं छूते हैं। तो वैसा ही कुछ था। जमोरीन को उम्मीद था कि ये वास्को डिगामा विदेशी आया है तो मेरे लिए कुछ उपहार लेके आया होगा, गिफ्ट लेके आया होगा, लेकिन ये वास्को डिगामा तो खुद कंजूस था। वो ना उपहार लाया ना और कुछ दिया। उल्टा जमोरीन से उम्मीद किया कि ये राजा है तो मेरा स्वागत करेगा। जमोरीन किया, पूरे अच्छे तरीके से दिल खोल के स्वागत किया, इस उम्मीद में कि वास्को डिगामा कुछ देगा, लेकिन कुछ दिया नहीं। सवाल है, ये पुर्तगालियों का मेन मकसद क्या था भारत आने का? जैसा कि याद होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जब पुर्तगाली भारत आए तो यहाँ पर उनके आने का मेन मकसद था धर्म प्रचार प्रसार करना और क्रिश्चियन धर्म को फैलाना, और उसके लिए वो व्यापार का सहारा लिए। अर्थात भारत में अपने काम को करने के लिए वो व्यापार का सहारा ले रहे थे। यानी बोल सकते हैं कि व्यापार भी उनके मेन एम्बिशन में से एक था, मुख्य उद्देश्य में से एक था। यानी धर्म प्रचार प्रसार, व्यापार और साथ ही साथ अरबियंस को ख़त्म करना, भारत से भगाना, अपने दुश्मनों को ख़त्म करना, ये तीन मकसद को लिए पुर्तगाली भारत पहुंचते हैं। और उस वक्त भारत के मालाबार तट पर अरब के लोगों का, चाइना के लोगों का, जापान के लोगों का और अफ्रीका के लोगों का मुख्यतः व्यापार हुआ करता था। उस व्यापार पर ये अपना सिंधमारी करना चाह रहे थे, यानी इसको कंट्रोल करना चाह रहे थे। इन लोगों के हाथ से पुर्तगाली छीनना चाह रहे थे। तो आते हैं वापस से वास्को डिगामा पर। तो जब ये वास्को डिगामा भारत पहुंचता है तो भारत में वो कुल मिलाकर 3 महीनों तक रहा, और 3 महीनों के दौरान वास्को डिगामा यहाँ के व्यापार को समझने का कोशिश किया। भारत में सस्ता में क्या मिल सकता है जिसे वो यूरोप के बाजार में बेच पाएगा और अधिक से अधिक मुनाफा कमा पाएगा। इस बात के अध्ययन में, गहन अध्ययन में वास्को डिगामा अपने जीवन का 3 महीना भारत के धरती पर बिता देता है। और इसे समझ में आता है कि पेपर यानी मिर्च, कौन सा मिर्च? काली मिर्च, इसमें कमा सकते हैं बहुत। और वास्को डिगामा भारत से काली मिर्च लेकर के निकलता है वापस से यूरोप की तरफ, वह उसे बेचने के लिए। और यूरोप में वास्को डिगामा इसे जब बेचता है तो 10 गुना मुनाफा कमा लेता है। और ये बात जैसे जंगल में आग फैलती है, वैसे ही ये खबर पूरे यूरोप के बाजार में फैल गई कि भारत तक वास्को डिगामा पहुंच चुका है और भारत पहुंचने का नए समुद्री मार्ग को ढूंढ चुका है। ये वास्को डिगामा 10 गुना मुनाफा कमाया है।
और मुनाफा कमाने का लालच जब लोगों में गहरा होने लगा तो और भी पुर्तगाली भारत के तरफ आने के लिए उन्मुख हुए। और उनमें जो नाम आता है वास्को डी गामा के बाद जो दूसरा नाम आता है वो है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल का। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल सितंबर 1500 ईस्वी में ये भी कालीकट पहुंचा और ये जब आया तो अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर आता है, बड़ी आर्मी लेके आता है, क्योंकि ये जान रहा था कि अब मुझे भारत में अपना अस्तित्व स्थापित करना है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, अगर आप कहीं पर व्यापार करने जाओगे तो माल लेके जाओगे, पैसा लेके जाओगे, ना कि सेना लेके जाओगे। लेकिन जब ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भारत आया तो एक बहुत बड़ी सेना लेके आया। इसका मतलब उसके मन में शुरू से था कि भारत पहुंचना है और यहाँ पर अपने हुक्म के सिक्के को चलाना है, यहाँ पर राज करना है, यहाँ के पूरे व्यापार को कंट्रोल कर लेना है। इसी कारण से वो मुख्यतः सेना लेकर आया बहुत बड़ी मात्रा में और कालीकट में वो अपना पहला फैक्ट्री स्थापित करता है। लेकिन जब ये अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया तो वहां पर पहले से मौजूद लोकल व्यापारी और अरब के व्यापारियों के मन में ये सवाल उठा कि इसके फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की वजह से, फैक्ट्री स्थापित करने की वजह से हमारे व्यापार में हमें मुनाफा कम हो सकता है, हमारे व्यापार को प्रभावित हो सकता है। और इस वजह से ज़्यादातर वहाँ के स्थानीय व्यापारी और अरब के व्यापारी दोनों मिल करके इस पुर्तगाली व्यापारी पर धावा बोल दिए, इसके फैक्ट्री पर धावा बोल देते हैं। और जिसमें चूंकि आपको पता है कि ये पूरी की पूरी सेना के साथ आया था, ये लोकल और अरबियंस मिल करके इस कैब्रल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, उल्टा अरबियंस को मात खाना पड़ा बुरी तरीके से। और उसके बाद कैब्रल जो इस तरीके से जीता तो इसकी लोकप्रियता आसपास के राजाओं में ऐसी बढ़ी कि उन्हें समझ में आ गया कि ये यूरोपियंस कम सेनाओं के बावजूद बहुत अधिक ताकतवर हैं और ताकत के साथ हाथ मिलाने में ही समझदारी है। ये सोचकर आसपास के जो राजा थे वो लोग इस पुर्तगाली व्यापारी के साथ संबंध बनाने में लग गए। ये काम चल ही रहा था कि उसी बीच में वास्को डी गामा वापस से भारत पहुंचता है व्यापार करने के लिए 1501 ईस्वी में। और जब दोबारा वास्को डी गामा आया तो इस बार ना ही जमोरिन ने उसका स्वागत किया, ना ही और किसी ने। उल्टा अरब के व्यापारी का साथ दे दिया जमोरिन ने वास्को डी गामा के खिलाफ, क्योंकि वो जान गए थे वास्को डी गामा कि ये अरब तो आते हैं तो हमें माल पानी दे के जाते हैं, लेकिन ये पुर्तगाली बहुत ही कंजूस हैं, ये 1 रुपया नहीं देने वाले हैं। और जमोरिन चूंकि लालची व्यक्ति था, वो अरबियन का साथ दिया ये सोच के कि ये वास्को डी गामा को हम लोग या पुर्तगालियों को यहाँ से भगाएंगे। लेकिन वास्को डी गामा भी कम नहीं था, अपने दमखम के साथ आया था और यहाँ पर कन्नौर के पास वो फैक्ट्री स्टेब्लिश करता है। मेनली कालीकट, कन्नौर और कोची में वास्को डी गामा अपना फैक्ट्री स्टेब्लिश करने में सफल हो पाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि एक नया युग का उदय होना शुरू हुआ भारत के इतिहास में, जिसमें यूरोपियन के द्वारा दास्तान लिखा जाएगा और इन यूरोपियों के वजह से ही भारत के दास्तानों में बहुत कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। इस बार एक और व्यक्ति पुर्तगाल से चल करके भारत को आता है जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि 1505 ईस्वी में भारत के पहुंचता है। और यहाँ पहुंचने के लिए वो पूरे ऑथोरिटी के साथ पहुंचता है, क्योंकि पुर्तगाल के राजा के तरफ से इसे भेजा गया था भारत में पुर्तगाली गवर्नर के तौर पर, या यूं बोल लो भारत में पुर्तगाली एजेंट के तौर पर। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था
कि भारत पहुंचना है और पुर्तगालियों को, सारे पुर्तगाली व्यापारियों को इकट्ठा करना है और भारत में पुर्तगालियों के ताकत को इतना मजबूत कर देना है कि जो बाकी के इस्लामिक व्यापारी हैं, इजिप्ट के, अरब के व्यापारी हैं, उन्हें यहाँ से भगाया जा सके और उनके खिलाफ मोर्चा खोला जा सके और वापस से उस पुराने रास्ते को, जिस रास्ते से कभी इटली आया करते थे भारत, उस रास्ते पर कब्जा किया जा सके। ये सोच करके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत जब पहुंचता है तो यहाँ पर सारे पुर्तगाली व्यापारियों को इकट्ठा करने में लग जाता है और अपनी सेनाओं को और अधिक बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए भारत के कोची में ये अपना किला बनवाना शुरू करता है। इन पुर्तगालियों का असली ताकत क्या था? इन पुर्तगालियों का असली ताकत था उनकी नौसेना। ये नौसेना इनकी बहुत ही ज़बरदस्त थी और पूरी दुनिया मानती थी कि पुर्तगाली नौसेना के बल पर ही जीतते जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कोई भी व्यापारी भारत में व्यापार करने के बाद यहाँ से बाहर निकलेगा मुनाफा कमाने के लिए और एकमात्र रास्ता है समंदर, और ये पुर्तगाली समंदर के बेताज बादशाह बने हुए थे। तो इस वक्त 1507 ईस्वी का दौर आता है और दीव के बंदरगाह में एक नौसेना युद्ध होता है, नेवल बैटल होता है। इजिप्शियन और गुजरातियों के साथ मिल करके पुर्तगालियों पर धावा बोला जाता है, यानी अरब के व्यापारी, गुजरात के व्यापारी मिल करके पुर्तगालियों पर धावा बोल दिए, जिसमें पुर्तगाली बुरे तरीके से हार जाते हैं। इसके बावजूद कि अभी तक पुर्तगाली इस समंदर के बेताज बादशाह कहलाते थे, वही पुर्तगाली बुरे तरीके से यहाँ पर मात खाते हैं, बुरे तरीके से हार जाते हैं, और जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का बेटा भी मारा जाता है, जवान युवा बेटा। और इस दर्द से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये प्रण ले लेता है कि इन अरब व्यापारियों को तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद करके ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए। और इसी प्रण के साथ ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा सब्र करता है, अपने सेनाओं को तैयार करता है। इसे संस्कृत में हम लोग सिंघम अवलोकन के नाम से जानते हैं। जब सिंह कहीं पे शिकार करता है तो वो उसके बाद 2 कदम पीछे हटता है, चारों तरफ देखता है कि कोई और तो नहीं देख रहा है उसे, उसके बाद वो अपने शिकार को कंज्यूम करता है। वैसे ही कुछ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने किया। ये भले ही पराजित हुआ था, लेकिन तुरंत उग्र होने के बजाय ये वक्त की गंभीरता को समझा, स्थिति की गंभीरताओं को समझा, और उसके बाद ये पूरे अपने दम खम को इकट्ठा करने में लग जाता है, जिसमें उसे 1 साल का वक्त लग जाता है। और करीब 1 साल बाद 1508 ईस्वी में अल्मेडा वापस आता है धावा बोलने, और इस बार ऐसा धावा बोलता है कि ये अरब हारते हैं सो अलग, इंटायर हिंद महासागर का ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाल को बादशाह घोषित कर देता है और हिंद महासागर में कार्टेज नीति लेके आता है, अर्थात लाइसेंस पॉलिसी, यानी जिस भी व्यक्ति को हिंद महासागर क्रॉस करना है उसे इन पुर्तगालियों से लाइसेंस लेना होगा। तो आप समझ सकते हो कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा किस तरीके से इन पुर्तगालियों का ताकत 7 समंदर पार के समंदर में, हिंद महासागर में मजबूत कर दिया था। तो इस तरीके से कुछ पुर्तगालियों का स्थिति मजबूत होते जा रहा था, और उसी बीच में एक और पुर्तगाली व्यक्ति पहुंचते हैं जिनका नाम था अल्फांजो डी अबुकर्क, जिसे इस पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है, क्योंकि अभी तक जो भी पुर्तगाली आए या पुर्तगाली गवर्नर आए वो केवल यहाँ पर फाउंडेशन तैयार करने में लगे थे, लेकिन ये अबुकर्क जो था ये उस फाउंडेशन पर इमारत बनाने में सफल होता है। तो यहाँ पर पहुँचते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद अल्फांजो डी अबुकर्क, और ये इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में अपना बेस तैयार कर लेता है काफ़ी मजबूती से, और साथ ही साथ ये पूरे लाल सागर, रेड सी, मालाबार, मलक्का, इन सभी एरिया पर अपना मजबूत पकड़ बना लेता है, ईस्ट अफ्रीका में अपना मजबूत पकड़ बना लेता है। और ये भी परमिट सिस्टम को आगे बढ़ाता है कि जिसे भी
इस एरिया से क्रॉस करना हो, आना या जाना हो, उसे अबुकर्क से यानी पुर्तगालियों से लाइसेंस लेना पड़ेगा और लाइसेंस लेने के बदले कुछ पे करना होगा, अदा करना होगा। तो आप समझ सकते हो कि ना ये कितने दमखम के साथ समुद्र पर कब्जा कर रखे थे। और इस बार यहाँ पर भारत में वो समझ चुके थे कि अरबियों के साथ समस्या क्या था कि वो जिस देश से आते थे वहाँ पर लकड़ियाँ नहीं मिला करती हैं, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है, कैक्टस मिलता है, तो वहाँ पर वो जहाज़ बना नहीं सकते हैं। और समुद्र पर राज करना है तो जहाज़ अधिक होने चाहिए, जहाज़ तो बनेगा भारत में। और इसी कारण से ये पुर्तगाली भारत में जहाज़ बनाना शुरू करते हैं, ताकि जितने भी मज़दूर हैं जहाज़ बनाने वाले या पेड़ हैं, वो सारा का सारा ये अकेले कंज्यूम कर लें और अरब वालों को ना मज़दूर मिल पाए ना पेड़ मिल पाए, अर्थात वो जहाज़ बना ही ना पाएँ और वो डे बाय डे कमज़ोर होते जाएं। पूरे सोचे समझे साजिश के तहत, चाल के तहत ये पुर्तगाली भारत में जहाज निर्माण करने के पूरे व्यवस्था को स्थापित करते हैं और यहाँ पर जहाज निर्माण शुरू कर देते हैं। इन पुर्तगालियों में एक काम तो अच्छा हुआ, 1510 में ये लोग मिलकर के गोवा को जीत लिए बीजापुर से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गोवा को जीतना बीजापुर के सुल्तान से अच्छा हुआ, लेकिन जीतने के बाद ये उस गोवा से सती प्रथा को समाप्त कर दिए, ये एक अच्छा काम हुआ। भारत में पहली बार अगर किसी ने सती प्रथा को ख़त्म किया तो वो पुर्तगाली थे, और सबसे पहले अगर कहीं पर ख़त्म हुआ तो वो गोवा में हुआ। लेकिन फिर अपने असली मकसद में उतर आते हैं। क्या करते हैं? यहाँ के लोकल महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं अपने सेनाओं को, क्योंकि ये बोलते हैं ऐसा करने से यहाँ की महिलाएं आपके परिवार में शामिल हो जाएंगी, उनका धर्म परिवर्तन कराओ और यहाँ पर अधिक से अधिक संतान पैदा करके भारत में पुर्तगालियों का जनसंख्या बढ़ाओ, यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करने में जिससे मदद मिले। और इस तरीके से पुर्तगाली भारत में अपने साम्राज्य स्थापित करने के लिए साम दाम दंड भेद सारे के सारे चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। ये गोवा पर कब्जा कर रखे थे, वहाँ के ज़मीनों पर, वहाँ के सड़कों पर कब्जा कर रखे थे। गोवा में तंबाकू की खेती को शुरू करते हैं, नई तरीके का सिंचाई व्यवस्था लाते हैं। या कह सकते हो कि ना, इसमें कोई दो मत नहीं कि इन यूरोपियों से हमें नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इनसे हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिला है, अर्थात फ़ायदा भी बहुत हुआ है। कहते हैं ना कि हर सिक्के का दो पहलू होता है, उसी तरीके से इन यूरोपियंस के आक्रमण का भी दो पहलू रहा है। अब आगे बढ़ते हैं इस इतिहास के क्रम में, और इस बार हमें मिलता है 1529 में एक दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जिसका नाम था नीनो डी कुन्हा। और ये नीनो डी जो कुन्हा आया तो ये अपने राजधानी को, यानी भारत में अपने पुर्तगाल के राजधानी को, जो कि कभी कोची हुआ करता था, उससे ट्रांसफ़र करके गोवा को घोषित कर देता। और गोवा में इसी कारण से पुर्तगाली और पुर्तगीज इन्फ्लुएंस आपको बहुत अधिक दिखता है। वहाँ के खाने में, वहाँ के कल्चर में आपको बहुत अधिक पुर्तगालियों का कल्चर का असर दिखता है। तो गोवा को ये पुर्तगाली अपना राजधानी घोषित कर दिए भारत में। और यहाँ पर चूँकि ये यूरोपियंस थे, ये डिप्लोमेसी में बहुत ही अधिक आगे थे, कूटनीति में बहुत अधिक आगे थे। ये जानते थे हाथ कहाँ जोड़ना है, कब जोड़ना है, जहाँ जोड़ना है वहाँ पर हाथ भी जोड़ते थे, पैर भी पकड़ते थे, और जहाँ मौका मिले वहाँ पर हाथ के साथ साथ गर्दन भी तोड़ देते थे। ये इतने बड़े सातिर और चालबाज लोग हुआ करते थे। तो यहाँ पर हुआ क्या भारत में, जब ये गोवा को अपना राजधानी बनाए, तभी गुजरात के शासक बहादुर शाह का युद्ध हो रखा था हुमायूं से, और ये सभी गुजरात के शासक का साथ दिए इस शर्त पर कि बहादुर शाह उसे बसीन देगा, गुजरात का एक इलाका। और इन सभी यूरोपियंस में एक चीज़ कॉमन रहा है, ये हमेशा भारतीय राजाओं के युद्ध में पड़ना चाहते थे, उनका हेल्प करना चाहते थे। इस
टारगेट में कि उनका मदद करो और उनसे कोई बड़ा सा ज़मीन का एरिया लो और इस तरीके से धीरे धीरे सारे एरिया को कब्जा लो। तो बहादुर शाह से एक डील होता है और डील के तहत चूंकि बहादुर शाह इनका ये मदद करते हैं, मदद में अलग बात है कि ना बीच में ही हुमायूं युद्ध को विराम कर देते हैं, वापस चले जाते हैं ये बोल करके कि तुम बहादुर शाह गुजरात से लड़ करके हम मुगलों को कोई फ़ायदा नहीं, ये बोलकर हुमायूं वापस लौट जाते हैं। लेकिन वादा तो हो रखा है और वादा में जब लेने का बात हो तो यूरोपियंस इसमें सबसे आगे रहते थे और जब देने का बात हो तो यूरोपियंस सबसे पीछे होते थे। तो चूंकि इस वक्त लेने का बात था और इसी वजह से ये लोग पूरे जिद्दोजहद करके वसीन ले लिए आखिरकार, और इसी वसीन को लेने के क्रम में बहादुर शाह से इनका हो जाता है युद्ध। यानी इस बार समीकरण बना बहादुर शाह वर्सेस पुर्तगाली, जिसमें डेफिनेटली बहादुर शाह को हारना ही था और वो हार जाते हैं और इस तरीके से गुजरात का इलाका पुर्तगालियों के कब्जे में आ जाता है। और यहाँ पर पुर्तगालियों का मनोबल, इच्छा शक्ति बढ़ने लगता है। उन्हें लगता है अगर हम गुजरात जीत सकते हैं तो बंगाल भी जीत सकते हैं, और इसी सोच के साथ वो बंगाल के हुगली में पहुँच करके अपना डेरा डाल लेते हैं, ये सोच करके कि अब बंगाल की बारी है, बंगाल में कब्जा करेंगे। अब तो इस तरीके से हमें पता चला कि कैसे पुर्तगाली भारत में फैलने का कोशिश कर रहे थे। और स्थिति ये बनता है, समीकरण ये बनता है, अगर एंड ऑफ द डे हम देखें तो समीकरण ये हमें मिलता है कि ये पुर्तगालियों की जो कंपनी थी एस्तादो पुर्तगीज द इंडिया, यानी स्टेट ऑफ पुर्तगीज इंडिया, इसमें गोवा और उसके आसपास का 60 मील का इलाका इन पुर्तगालियों के कब्जे में था। बम्बई से लेकर दमन और दीव इनके कब्जे में था। मंगलोर, कन्नौर, कालीकट और कोची इनके कब्जे में था। सेंट थोमे चेन्नई में और नागापट्टनम तमिलनाडु इनके कब्जे में था। बंगाल का हुगली इनके कब्जे में आ रखा था। यानी काफ़ी बड़े एरिया पर ये कब्जा कर रखे थे। यहीं पर इन पुर्तगालियों को और भी सक्सेस हासिल करना था और भी एरिया में फैलना था, और इसी की वजह से ये भारतीय राजे रजवाड़ों के युद्ध में शिरकत करना शुरू करते हैं। किसी ना किसी पक्ष का मजबूती से मदद करना शुरू करते हैं, इस शर्त पर कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, बदले में तुम हमें अपने साम्राज्य का कोई हिस्सा दोगे। और इसी कारण से विजयनगर और दक्कन के युद्ध में, या बोल सकते हो दक्कन और मुगलों के युद्ध में, और फिर मुगलों और मराठाओं के युद्ध में, इन तीनों युद्ध में पुर्तगालियों के रोल को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इन सभी युद्धों में पुर्तगालियों का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब अगर हम लोग बात करें कि बात तो सही है कि ये यहाँ पर इस तरीके से कुछ कब्जा करने में लगे हुए थे, रूल करने में भी लगे हुए थे, और कब्जा करने में नाकाम भी हो रहे थे, सफल भी हो रहे थे, बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे क्षेत्रों को हथिया लिए थे। अंततः जहाँ भी हत्याएं, वहाँ पर इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रशासन कैसा था। तो अगर पुर्तगालियों के प्रशासन का हम बात करें तो हमें दिखता है कि ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नीतियों का सहारा ले रहे थे। सबसे ऊपर के पायदान पर, यानी सबसे टॉप लेवल पर भारत में अगर किसी को वो रखते थे तो अपने वायसराय को रखते थे। सेकेंड पोस्ट पर, सेकेंड नंबर में किसी को रखते थे तो वो वेडोर को रखते थे। वेडोर नाम से एक पद होता था जिसका नाम होता था रिवेन्यू कलेक्ट करना, अकाउंट संभालना। यानी एक तरह से ये मुनीम होता था, आज वर्तमान के केक की तरह होता था जो अकाउंट मेंटेन करता था। और इस तरीके से ये पुर्तगाली अफ्रीका से लेके चाइना तक के इलाकों में किश्ती में थोड़े थोड़े टुकड़ों में फैलना शुरू करते हैं और चारों तरफ अच्छे तरीके से फैलते हैं। इन यूरोपियंस में एक चीज़ तो बड़ा तगड़ा था उस वक्त, इनका कम्युनिकेशन। एक एक चीज का हिसाब रखते थे, एक एक रुपए के खर्च का हिसाब रखते थे, एक एक सिपाही का हिसाब रखते थे, एक एक क्षेत्र का हिसाब रखते थे कि कहाँ पर कौन है, किस तरीके से रूल चल रहा है और क्यों चल रहा है, क्या वहाँ पर चेंजेस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये यूरोपियंस और ख़ासकर पुर्तगाली अपने इन सभी चीज़ों में, अपने अकाउंट्स में, अपने
खाता मेंटेन करने में बहुत ही पक्के थे, हिसाब के बहुत पक्के थे। तो ये तो पुर्तगालियों का वो काम था जो कि इनका मेन टारगेट नहीं था, क्योंकि याद करो मैंने कहानी के शुरुआत में आपको बताया कि इन पुर्तगालियों का मेन टारगेट हुआ करता था धर्म, रिलीजन। और अब मैं बात करूंगा रिलीजन का कि धर्म के लिए वो क्या कर रहे थे। तो ये पुर्तगाली, इन पुर्तगालियों का धर्म था ईसाईयत। माफ कीजिएगा, मैं वर्तमान में किसी भी ईसाई को या किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं उस वक्त के पुर्तगाली के द्वारा और उनके अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो किया गया, मैं बस वही बता रहा हूं जैसा कि किताबों में लिखा हुआ है। और किताबें हमें बताती हैं कि ये पुर्तगाली इस्लाम से, ये जो पुर्तगाल के ईसाई थे, इस्लाम से बड़ा नफरत करते थे और इस्लाम धर्म को भारत से उखाड़ फेंकना चाहते थे। और इसके लिए ये बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरियों को चलाएं, ये मुस्लिमों के खिलाफ इनटॉलरेंस की नीति को अपनाते हैं। डायरेक्ट कोई भी गलती हो, कुछ भी हरकत हो मुस्लिमों की तरफ से, तुरंत काट दो, इसी पॉलिसी पर चलते हैं। शुरुआत तो किए इस्लामिक लोगों से। शुरुआत में तो केवल इस्लाम मुसलमानों को काट रहे थे, बाद में हिंदुओं को भी काटना शुरू किए, क्योंकि इनका सीधा टारगेट था या तो धर्म परिवर्तन करो या तो मौत को स्वीकार करो। क्योंकि इनका मेन मुद्दा ये था कि भारत में या पूरे विश्व में अपने धर्म को फैलाना है, ईसाईयत को फैलाना है। ये हिंदुओं को, मुस्लिमों को, सबों को काटना शुरू किए अपने धर्म को फैलाने के लिए। जबरन लोगों से धर्म कबूल करवाना शुरू कर दिए। और ये बात अकबर को जब पता चला तो अकबर आग बबूला हो रखा था। लेकिन उसी बीच में ये पुर्तगाली अपने कुछ लोगों को भेजते हैं अकबर के दरबार में, अकबर के बुलावे पर, क्योंकि अकबर को पता चला कि ये जो पुर्तगाली हैं, ये क्रिश्चियंस के बड़े बड़े ज्ञानी इनके पास हैं। और याद होगा अकबर हर धर्म के ज्ञानियों को बुलाता था और उनसे उनके धर्म को जानने का प्रयास करता था। तो ये बुलावा भेजा अकबर। लोग पहुंचे ये सोच करके, बहुत खुश होकर के कि हम जाएंगे, अकबर को ईसाईयत कबूल करवाएंगे और उसके बाद पूरे भारत में ईसाई फैलाएंगे। लेकिन पहले मिशन में सफल नहीं हो पाए। कुछ समय बाद दूसरा मिशन जाता है, उसमें भी नाकाम रहे। और कुछ समय बाद तीसरा मिशन इसका लाहौर पहुंचता है और इस वक्त भी ये अकबर से ईसाई धर्म कबूल करवाने में नाकाम रहे, क्योंकि अकबर सुनता सबका था, करता केवल खुद का था। लेकिन इस बार ये तीसरे मिशन के टाइम क्या किए कि आगरा जैसे एरिया में वो अपने ईसाई धर्म के लिए वहाँ पर धार्मिक स्थल बनवा दिए। वहाँ पर अपने कुछ पुरोहितों को बैठवा दिए, जो क्या कर रहे थे कि आसपास के लोगों को बहला फुसला करके या जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, जिसका बाद में मुगलों ने बहुत ही कड़ाई से और बहुत ही खतरनाक तरीके से जवाब दिया। बहुत ही कह सकते हो कि कड़े तरीके से इन सभी लोगों को जो कि जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, उन सबों को सजा दे करके ये व्यवस्था आगरा से खत्म करने का प्रयास किया। और इसी कारण से ये पुर्तगाली मुगलों के फेवर को खो दिए, मुगलों से मिलने वाले विश्वास मत को खो दिए। उस विश्वास मत को जिसके वजह से मुगल उन्हें आगरा में और बाकी भारत के हिस्सों में अपने खर्चे पर शरण दे रहे थे। ये पुर्तगाली अपने इस गलती की वजह से मुगलों के विश्वास को खो दिए। लेकिन उसके बावजूद ये पुर्तगाली बाज नहीं आए। इस बार पुर्तगाली हुगली पर फैलना शुरू करते हैं, और वो भी डिप्लोमेसी से नहीं, डायरेक्ट हमले से। वो हुगली के आसपास के एरिया में हमला करना शुरू करते हैं, बाजारों को लूटना शुरू करते हैं, कब्जा करना शुरू करते हैं, और वहाँ के व्यापार में खुद अपने नाम पर टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं। तंबाकू का खेती जबरन करवाते हैं, नमक पर टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। और इन सबों को देखते देखते अंततः मुगलों ने ऐसा धावा बोला इन पुर्तगालियों पर कि इन्हें भागने का मौका भी नहीं मिल पाया। पुर्तगालियों को हुगली में सीज कर लिया गया मुगलों के द्वारा, और बुरे तरीके से इन पुर्तगालियों को
उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया मुगलों के द्वारा। यानी हम कह सकते हैं कि पुर्तगाली इतने अधिक जोश में, इतने अधिक आवेश में आ गए थे कि अपने गति को थाम नहीं पाए और अपनी गति को इतना अधिक कम समय में बढ़ा लिए थे कि वही गति जो कि उनके उत्थान का कारण बना था, वही गति इन पुर्तगालियों के पतन का भी कारण बना। और इस तरीके से पुर्तगालियों का भारत में डिक्लाइनेशन यानी पतन शुरू होता है। सबसे बड़ा उसमें जो कारण मुझे दिखता है वो दिखता है इनका धार्मिक नीति। क्योंकि तो अभी तक का जो मेरा अध्ययन है भारतीय इतिहास को लेकर के, इसमें मुझे यही समझ में आता है कि जब जब राजनीति ने धर्म के रास्ते काम किया है या धर्म को राजनीति में थोपा गया है या राजनीति के माध्यम से धर्म को जबरन फैलाने का काम किया गया है, तब तब राजनीति धाराशायी हुई है और धर्म भी इसके वजह से बदनाम हुई है। धर्म का अपना मार्ग है, राजनीति का अपना मार्ग है और इसे समझना होगा जन्म जन्मांतर तक के सभी सत्ताधारी लोगों को कि आप किसी भी युग में हो, राजनीति को हमेशा धर्म से अलग रखना चाहिए। क्योंकि धर्म किसी भी व्यक्ति का निजी मत होता है, जबकि राजनीति उसका सार्वजनिक मत होता है और इन दोनों को मिला देना आपस में हमेशा खतरनाक रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म राजनीति पर प्रभावी हुई है, जब जब धर्म राजनीति पे हावी हुई है, तब तब राजनीति धाराशायी हुई है और धर्म का भी पतन हुआ है, जैसा कि हमें इस पुर्तगाली के साथ होता हुआ अंजाम में दिखता है। अगर पुर्तगाली धर्म को आड़े नहीं लाते तो शायद भारत अंग्रेजों के बजाय पुर्तगालियों का गुलाम बना होता, या तो फिर इतिहास कुछ और हुआ होता। सवाल है कि हर सिक्के का दो पहलू होता है, तो इस पुर्तगालियों के भारत में आने से क्या हमें फायदा हुआ? नुकसान की गाथा हमने तो गा लिया, अब बारी है इन पुर्तगालियों से मिलने वाले फायदे को जानना। तो इन पुर्तगालियों से निस्संदेह हमें फायदे भी बहुत मिले हैं। जैसे नौसेना के बारे में हमें पता चला, जिस पर अकबर ने भी कभी ध्यान नहीं दिया था, द ग्रेट माइटी मुगल ने भी कभी ध्यान नहीं दिया था। हमें यह पता चला कि जहाज कैसे बनाया जाता है, हमें यह पता चला व्यापार में एकाधिकार यानी मोनोपोली अगर कर लिया जाए तो आपका मुनाफा बढ़ते ही जाएगा दिनों दिन। हमें यह पता चला कि एक बंदूक कैसे बनाया जाता है जो कि एक शार्प तरीके से काम करे, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी एडवांस थी, जिसे मैच लॉक गन, मैच लॉक मैन कहा जाता था। हमें बॉडी आर्मर के बारे में पता चला, हमें आर्टिलरी के बारे में पता चला, हमें इन्फेंट्री के बारे में पता चला, हमें मल्टी डेकेड शिप के बारे में पता चला, यानी ऐसा जहाज जिसमें बहुत सारे तल और बहुत सारे कह सकते हो कि कवर्ड होते हैं। हमें ये पता चला जहाज निर्माण करने के आधुनिक तकनीक के बारे में, और हमें पता चला इनके कला संस्कृति के बारे में। और भारतीय कला संस्कृति को या भारत को जो भारत का पहचान मिलता है, उसके विविधता भरा पहचान मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि पुर्तगालियों के कला संस्कृति का भी एक अहम योगदान है जिसे नकारा नहीं जा सकता। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे पुर्तगाली भारत पहुंचे और कैसे वो पतन की ओर भी अग्रसित हुए। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी बेहतर लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने अपने पूरे रिसर्च को, पूरे ज्ञान को कुछ मिनटों में समेटने का पूर्णतः प्रयास किया है। और अगर आपको ये हमारा सीरीज और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो भूलिएगा नहीं इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसे और भी आगे ले जाऊंगा। और मेरा मकसद है कि वैसे बच्चे या वैसे लोग जो भारत को जानना चाहते हैं, उन्हें पूरी भारत का मैं दर्शन करवा सकूं, इतिहास के माध्यम से, भूगोल के माध्यम से, समाजशास्त्र के माध्यम से, अर्थशास्त्र के माध्यम से, राजनीति विज्ञान के माध्यम से, हर माध्यम से, कहानी के तौर पर, आर्टिकुलेट के तौर पर। अगर आपको मेरे शब्दों में हिंदी की प्रकाष्ठा अगर अधिक लगती है तो आप
कमेंट जरूर से करें, मुझे बताएं, तो मैं उसमें वैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करने का प्रयत्न करूंगा जो आम बोलचाल की इंग्लिश भाषा हो, ताकि आपको दोनों लैंग्वेज में समझ आए। क्योंकि मेरा तो कोशिश यही रहता है कि हर एक तकनीकी शब्दों को मैं दोनों भाषाओं में लेते हुए चलूं, ताकि हर वर्ग के, हर माध्यम के विद्यार्थियों के लिए और लोगों के लिए ये उतना ही कारगर साबित हो जितना हिंदी माध्यम के लिए हो, जितना मेरे लिए हो, या जितना सबों के लिए हो। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे इस चैनल में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।